नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है उपयोगितावाद और फेबियनवाद से संबंधित। तो ये लगभग 100 प्रश्नों का वीडियो होगा, आप लोग पूरा देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आने वाले कंपटीशन के लिए तो खासकर ज़रूरी है। तो चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक ना गिना जाए। ये किसने कहा, किसका मत है? तो प्लेटो ने कहा, अरस्तू ने कहा कि मिल ने कहा या बेंथम ने? तो आपको पता होना चाहिए ये मत है बेंथम का। जो उपयोगितावादी विचारधारा है उसके जन्मदाता बेंथम माने जाते हैं। मिल ने बेंथम के विचारों में संशोधन किया है। मिल बेंथम का शिष्य था। किस विचारधारा को सुअरों का दर्शन कहा जाता है? बहुत बार ये पूछा गया है। तो उपयोगितावादी विचारधारा को सुअरों का दर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत है वो यही है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख। वो सबका साथ सबका विकास नहीं कहता है मोदी जैसा। वो एक तरीके से कुछ दिन पहले हमारा लोकवाणी का एक मोटो हुआ करता था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन ये थोड़ा उससे हटके है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। वो सारे व्यक्तियों को सुख देने की बात नहीं करते हैं उपयोगितावादी, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख देने की बात करते हैं। तो ये काम कहता है बेंथम का। बेंथम की ये विचारधारा है। निम्नलिखित में से आखिरी उपयोगितावादियों सर्वोत्तम व्यक्तिवादी किसे पुकारा गया है? बेंथम को, मिल को, स्पेंसर को कि जॉन स्टुअर्ट मिल को? आपको बता दें, जॉन स्टुअर्ट मिल को अंतिम उपयोगितावादी कहा जाता है। बेंथम उपयोगितावाद के जनक, मिल ने संशोधन किया, स्पेंसर घोर व्यक्तिवादी हैं। मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत को इस आधार पर उचित ठहराया, उपयोगिता के आधार पर इनको उचित ठहराया। अगला है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित सिद्धांत एक ऐसी नकेल के रूप में विकसित किया गया कि वह लेवायथा, यानी लेवायथा एक पुस्तक है, कि नाक में डाली जा सके, जिससे उस पालतू बनाकर उपयोगिता के रथ में जोता जा सके। इस सिद्धांत को, ये कथन किसके राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है? तो ये बेंथम के राजनीतिक सिद्धांत से कहा, यानी उपयोगितावाद के सिद्धांत से संबंधित है ये। एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात की जिंदगी श्रेयस्कर है, यह कथन है। सुखवादी उपयोगितावाद को परिपुष्ट करता है? नहीं। सुखवाद को समुन्नत करता है? नहीं। यह सुखवाद का खंडन करता है। बिल्कुल सही है, यानी तीसरा सही, सुखवाद का ये खंडन करता है। आधुनिक युग का प्रथम उपयोगितावादी कौन है? तो आधुनिक युग बेंथम, मिल, लॉक या हॉब्स? तो प्रथम उपयोगितावादी जो कहा गया है वो है हॉब्स। आखिरी जॉन स्टुअर्ट मिल। हॉब्स ने उपयोगिता को किस तरह व्याख्यायित किया है? तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के आधार पर इसको व्याख्यायित किया है। निम्न में से कौन पूर्ण उपयोगितावादी था? तो बेंथम पूर्ण उपयोगितावादी थे। अगला है, जो हॉब्स है इसकी पुस्तक है लेवियाथन, और जो लॉक है इसकी पुस्तक है टू ट्रीटिज ऑन सिविल गवर्नमेंट। यानी हॉब्स और लॉक ये दोनों सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और बेंथम उपयोगितावाद का प्रतिपादक है। उपयोगितावाद की राज्य विषयक धारणा क्या है? शोषण का यंत्र है, आवश्यक बुराई है, अनावश्यक बुराई है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम देखते हैं राज्य शोषण का एक यंत्र है। कौन कहता है? मार्क्स कहता है कि राज्य शोषण का एक यंत्र है। आवश्यक बुराई ये कौन कहते हैं? व्यक्तिवादी कहते हैं, या उदारवादी इनको कह लो। अनावश्यक और बुराई दोनों है, ये कौन कहते हैं? सर्वाधिकारवादी। अगला है, बेंथम ने किस प्रकार के शासन की वकालत की है? कैसी शासन की व्यवस्था चाह रहा है? तानाशाही, राजतंत्र, समाजवादी या गणतंत्र? तो बेंथम गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था की बात करता है। पुष्पिन खेलना, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। पुष्पिन खेलना उतना ही सुखदायी है जितना कि कोई अच्छी कविता पढ़ना। ग्रीन, मिल, रूसो की बेंथम? सही आंसर है बेंथम। बेंथम कहता है कि पुष्पिन खेलना उतना ही सुखदायी है जितना कोई अच्छी कविता पढ़ना। अगला है, निम्न में से कौन सुखों में मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भेद भी स्वीकार करता है? हॉब्स, ग्रीन, बेंथम की मिल?
तो मिल ने इसको संशोधन किया है बेंथम के विचारों में और कहा है कि सुखों में मात्रा के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होता है। उपयोगितावादी किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है, किसके विरोध में आई हुई ये प्रतिक्रिया है? उपयोगितावादी किस पद्धति के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं? तो सही आंसर है प्रयोगात्मक और आगमनात्मक पद्धति के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। जेम्स मिल के संदर्भ में यह कथन किस विचारक का है कि वह यानी बेंथम के बाद आमूल परिवर्तनवादी उपयोगितावादी के नेता थे और इस विचारधारा के व्यवहारिक सुधारों को लागू करवाने में उनका प्रधान योग था? तो ये जो सही आंसर है वो डेविडसन का है। डेविडसन ने इसको कहा था। 1859 में स्वतंत्रता यानी लिबर्टी नामक निबंध में स्वतंत्रता का निर्भीक समर्थन करने वाले जेम्स मिल के प्रतिभाशाली पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारधाराओं को निम्न में से कौन सा कथन रूपायित नहीं करता? देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल कौन है? जेम्स मिल के पुत्र हैं। और जेम्स मिल को कौन है? जो भारत का सबसे पहले इतिहास लिखा व्यक्ति। ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसकी पुस्तक का नाम है। सबसे पहले इसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा, उसके बाद में भारत के इतिहास के बारे में व्यवस्थित लेखन क्रम चालू हुआ है। इसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। 3 भागों में बांटकर इसने इतिहास लिखा। भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक जो लिखी गई व्यवस्थित क्रम में। बाकी तो हम ऐतिहासिक काल से महाभारत फलाना जो ग्रंथ पाते हैं वो पाते हैं, अलग बात है। तो कहता है जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारधाराओं को निम्न में से कौन सा कथन रूपायित नहीं करता है? ऑप्शन क्या दे रहा है? वह लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। सही बात है, रूपायित करता है। विचारों के क्षेत्र में योग्यतम की विजय की बात करते थे। सही है, क्योंकि उपयोगितावादी के व्यक्तिवादी कहता है जो स्पेंसर और डार्विन, ये 2 लोग, डार्विन वैज्ञानिक व्यक्तिवादी है और स्पेंसर सामाजिक व्यक्तिवादी है। ये कहते हैं योग्यता की उत्तरजीविता होना चाहिए। अंग्रेजी में उसको कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। जो योग्य होगा वही पृथ्वी पर जिएगा। बाद में इसी का अनुसरण हिटलर ने भी किया था। तो विचारों के लिए योग्यतम की विजय को माना। सामाजिक शांति की पूर्व शर्त सामाजिक चेतना है, बिल्कुल सही है। उपयोगितावाद का तात्पर्य है व्यक्ति का अधिकतम सुख, यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करते हैं बेंथम, लेकिन ये बात नहीं करते। मिल ने समर्थन किया है किसका? मजदूरों के हितों का, बिल्कुल सही है। स्त्रियों की समानता का, मताधिकार का। आयरलैंड में भूमि सुधार का, यानी मिल ने उपर्युक्त सभी कहा है, सबका समर्थन किया है। उपयोगितावादी नीति शास्त्र को किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने वैज्ञानिक रूप प्रदान किया? तो बेंथम ने इसको वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। व्यवहारिक राजनीति के क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था या भारत जैसे कल्याणकारी राज्य के आदर्श का पोषण कर सकता है कौन? उपयोगितावाद, आदर्शवाद, उपयोगिता व आदर्शवाद दोनों समाजवाद। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को पोषण करेगा उपयोगितावाद व आदर्शवाद दोनों मिलकर। अगला है, ये किताब है और इस पे टिक लगाना है कि कौन इसके लेखक हैं। तो एस्से ऑन गवर्नमेंट, ये है प्रिस्टले की पुस्तक, एस्से ऑन गवर्नमेंट। और जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है वो है उपयोगितावाद, ये जे.एस. मिल की है, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है। उसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड ऑब्लिगेशन, ये बेंथम की पुस्तक है। और एरोपिजिटिका है मिल्टन की पुस्तक, जिसमें से 2 पुस्तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एस्से ऑन गवर्नमेंट और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल या मोरल ऑब्लिगेशन। ये 2 किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उपयोगितावाद के परिप्रेक्ष्य में यह कथन किसका है कि नीतिशास्त्र और राजनीति विज्ञान को एक व्यापक वैज्ञानिक अनुभववाद के आधार पर प्रतिष्ठित करने का उपयोगितावाद का एक प्रयास था? तो ये हैलोबेल का कथन है। ऐतिहासिक विचारधारा का प्रतिनिधि विचारक है, हेनरी मैन को कहा जाता है। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, यह शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बेंथम क्या कहता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ठीक है। और ये क्या कहता? अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रिस्टले ने किया था। उपयोगितावादी का मूल कहाँ मिलता है?
पाइथागोरस के विचारों में, रूसो के विचारों में, एपिक्यूरियस के विचारों में या सिनिक्स के विचारों में? तो ये एपिक्यूरियस के विचारों में मिलता है। एपिक्यूरियस एक दार्शनिक था, उनके विचारों में उपयोगितावाद का स्वभाव मिलता है, विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। उपयोगितावाद को सिद्धांत व स्वरूप किसने प्रदान किया? तो बेंथम ने। इसको नए रूप से बेंथम ने ढाला। बेंथम ने कितने मिश्रित दुखों की चर्चा की है? 11, 12, 13, 14 कितने मिश्रित दुख? तो 12 मिश्रित दुखों की चर्चा बेंथम ने की है। निम्न में से किसने नैसर्गिक अधिकारों को निरर्थक माना है, यानी बेकार माना है? तो वो बेंथम है। बेंथम के संबंध में क्या सत्य है? द्वितीय सदन का विरोध करता है, वयस्क मताधिकार का समर्थन करता है, लिखित संविधान का समर्थन करता है। सब सही है, बिल्कुल सब कुछ करता है। वही कार्य सर्वोत्तम है जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त हो। यह अवमानना किसकी है? तो ये हचिंसन की है। यह किसने कहा है कि स्वतंत्रता को अमर व स्वाभाविक अधिकार समझना उचित नहीं है? तो ये कहा है बेंथम ने। किसका कथन है? बेंथम का। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? समानुपातिक प्रतिनिधित्व का तो ये जेम्स मिल ने किया था। जहां मिल है वो केवल जेम्स मिल है, और जहां जेएस मिल है वहां जॉन स्टुअर्ट मिल है। अगला है, ये मिलान कराना है। पहला है, राजनीति में अंकगणित का प्रयोग उतना ही निरर्थक है जितना अंकगणित का राजनीति में। तो ये है मैकन का कथन। प्रत्येक को एक गिना जाए, एक से अधिक किसी को ना गिना जाए। तो ये है बेंथम का कथन। मिल एक खोखली स्वतंत्रता का अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक है। यह है बार्कर का कथन। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पागलों को भी दी जानी चाहिए। यह है मिल का कथन। वो कहता है कि 100 पागल हो सकते हैं, लेकिन उसी 100 पागलों में कोई एक सुकरात भी मिल सकता है। ये मिल कहता है। किसने उपयोगितावाद को आपाधापी का सिद्धांत कहा है? मैक्सी, हीगल, ब्लैकस्टोन या कार्लाइल? तो कार्लाइल ने इसको आपाधापित का सिद्धांत कहा है उपयोगितावाद को। दूसरे से वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। मिल, मार्क्स, रूसो या बेंथम? किसने कहा? तो ये मिल कहता है, जैसा अपने लिए व्यवहार चाहते हो दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो। निम्न में से किसने राज्य का आधार उपयोगिता को माना? हालवास ने, हेल्वेटियस ने, डेविडसन ने, तीनों ने? तो सही आंसर है कि तीनों ने। उपयोगितावाद की आलोचना की जाती है। उपयोगितावाद की आलोचना की जाती है किस आधार पर? इसे अव्यवहारिक सिद्धांत कहकर, इसे व्यक्तिवादी सिद्धांत कहकर, सुख का मापन संभव नहीं है कहकर। उपर्युक्त सभी कथन आलोचनाएं हैं। बिल्कुल सही है, ये सब कुछ कह के इसकी आलोचना की जाती है। बेंथम के दर्शन को स्वरों का दर्शन कहकर किसने आलोचना की? स्वरों का दर्शन यानी बहुत घटिया दर्शन है। कार्ल मार्क्स, वेपर की, आइंस्टीन की, कार्लाइल? तो सही आंसर है कार्लाइल ने इसको स्वरों का दर्शन कहा है। अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वरों का दर्शन किसने कहा उपयोगितावाद को, तो कार्लाइल ने कहा। यदि बेंथम का प्रारंभिक सिद्धांत निकाल दिया जाए तो केवल मानवता का सिद्धांत शेष रहेगा। यह किसने कहा? ग्रीन, लास्की, लाके, ब्राउन? तो सही आंसर है ब्राउन ने कहा। उपयोगितावादी हैं मुख्यतः क्या हैं? जर्मन विचारधारा के, ग्रीक विचारधारा के, इटालियन की, ब्रिटिश विचारधारा के? तो बेंथम, जेएस मिल और जेम्स मिल ये सब ब्रिटिश हैं। तो इनकी मुख्य विचारधारा क्या है? ब्रिटिश। मैंने कहा कि जेम्स मिल ने सबसे पहले भारत की ऐतिहासिक पुस्तक लिखी, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये किताब पूछी भी जाती है कि किसने लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो वो जेम्स मिल ने लिखी। उपयोगितावाद के संदर्भ में यह कथन किस विचारक का है कि उपयोगितावादी का आधार 19वीं सदी का उदारवाद था, जिसमें स्वतंत्रता की कल्पना प्राकृतिक अधिकारों की अपेक्षा सामाजिक उपयोगिता के रूप में अधिक की जाती है? तो हैलोबेल ने कहा। उपयोगितावादी को कहा जाता है परोपकारवादी, सर्वजनीनवादी या सुखवाद? सर्वजनीन सुखवाद ये होता है, सर्वजनीन सुखवाद और परोपकारवाद। तो उपयुक्त दोनों कहा जाता है। उपयोगितावाद है क्या? तो ये एक नैतिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है, राजनैतिक सिद्धांत है।
कि दोसर्ण नैतिक सिद्धांत है। उपर्युक्त में से क्या है? तो ये है एक दोसर्ण नैतिक सिद्धांत। अगला है, सबसे खराब किस्म के भौतिकवाद उपयोगितावाद की क्या कहकर आलोचना की जाती है? लाभ मूलक सिद्धांत है कि सुविधा मूलक दर्शन है? तो दोनों कहा जाता है इसकी आलोचना में, ये सुविधा मूलक है और लाभ मूलक है। उपयोगितावाद के सिद्धांत को अभिव्यक्त करने वाला वाक्य है, तो इसका वाक्य क्या है? मैंने कहा कि उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, प्रबुद्ध उदारता और सार्वजनिक सुख, यानी उपरोक्त सभी। उपयोगितावादी विचारधारा की आधारशिला रखने वाले किस विचारक के दर्शन का यह सार है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो संप्रभुताओं के अधीन रखा है, ये अधिपति हैं सुख और दुख। मैंने अभी पिछला क्वेश्चन एक बताया कि बेंथम ने कितने प्रकार के दुखों की बात की है, तो 12 प्रकार के दुखों की बात की है। तो अब इसने दो सुख और दुख की इसमें उल्लेख कर दिया, कहीं भी देखो सुख और दुख दो संप्रभुताओं के अधीन रखा है, ये अधिपति हैं सुख और दुख के। तुरंत लगाओ जर्मी बेंथम। गुणात्मक दृष्टि से कोई विभेद ना करते हुए बेंथम ने सुखों में कितने प्रकार का विभेद माना है? सही आंसर होगा 4 प्रकार के विभेद माने हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, पूरे समुदाय का हित उस समुदाय के सब सदस्यों के हितों का पूर्ण योग ही है, ना उसमें कम ना उससे अधिक। अगला है, प्रत्येक की गणना एक और केवल एक इकाई के रूप में। प्रकृति ने मनुष्य को दो संप्रभुओं के अधीन रखा है, ये हैं सुख और दुख। उपर्युक्त समस्त कथन बेंथम के हैं। कह रहा है कौन सा बेंथम के नहीं है? तो इसमें से कोई ऐसा लग रहा है? मैंने कहा पूरे समुदाय का हित, एक समझा जाए, सुख और दुख के अधीन, तो ये तीनों कथन बेंथम के हैं। बेंथम ने आलोचना की ब्रिटिश संविधान की, ब्लैकस्टोन की, तो उपर्युक्त दोनों की आलोचना की, ब्रिटिश संविधान की भी और ब्लैकस्टोन की भी। बेंथम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? विधायन के क्षेत्र में, लोकतंत्र के विकास में, कानून निर्माण में, तो उपरोक्त सभी में। बेंथम की यह हार्दिक इच्छा थी कि दलितों और योग्य व्यक्तियों को न्याय एवं सुख मिले। बताइए किसने न्यायिक सुधार के इतिहास में बेंथम के योगदान की यह कहकर प्रशंसा की है कि बेंथम के समय से लेकर आज तक कोई भी कानून में सुधार मेरी दृष्टि से नहीं आता जिस पर उनका प्रभाव ना हो। तो ऐसा कहा सर हेनरी मैन ने। भारत के नियमों कानूनों पर बेंथम के प्रभाव को देखा जाता है। कानूनों को संहिताबद्ध करने में यद्यपि बेंथम को अपने देश से कोई सहयोग नहीं मिला, तथापि उसके इस प्रशंसनीय कार्य में किस देश ने सहयोग किया? फ्रांस ने, रूस ने, किसी ने नहीं, उपर्युक्त दोनों ने। तो फ्रांस और रूस दोनों ने इनका सहयोग किया। अगला है, बेंथम निरोधात्मक दंड पर जोर देते थे। निम्न में से कौन सा वक्तव्य उनके दंड विषयक विचारों के अनुरूप नहीं है? दंड केवल प्रतिशोधात्मक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दंड केवल प्रतिशोधात्मक नहीं होना चाहिए, ना उससे अधिक होना चाहिए और ना कम, सही है। दंड से समाज को लाभ होना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है, हम भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, दंड उतना दो जिससे कि समाज में लाभ हो। किसी भी स्थिति में मृत्युदंड अस्वीकार्य है, गलत है। बेंथम मृत्युदंड को अस्वीकार नहीं करता है। बेंथम की आस्था समाज के परमाणुवादी सिद्धांत में थी, किंतु किस विचारक ने यह कहकर कि उन्होंने बुनियादी सिद्धांत को निगल तो लिया परंतु उन्हें पचा नहीं सके, इस प्रकार बेंथम की आलोचना की? तो वेपर ने की है। यानी वेपर और कार्लाइल लगातार बेंथम की आलोचना कर रहे हैं और जेएस मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल दोनों बेंथम के विचारों में सुधार की बात करते हैं। बेंथम की बहुधा यह कहकर आलोचना की जाती है कि उनकी समीक्षाहीन व्यक्तिवादी विचारधारा ने उन्हें एक असंगत समष्टिवादी बना दिया। तथापि किसने उसके संदर्भ में यह कहा कि 19वीं सदी में ब्रिटिश संस्थाओं में परिवर्तन लाने वाले सबसे बड़े सुधारक बेंथम ही थे? किसने कहा? तो ये कहा है इवस्टीन ने। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा कथन बेंथम के संदर्भ में सत्य है? उसने तर्क पर जरूरत से ज़्यादा जोर दिया, बिल्कुल तर्क पर विश्वास करते थे और जोर देते थे। वह संन्यास को विकृत सुख मानते थे, बिल्कुल सही है। वह भौतिकवाद के समर्थक थे, यानी उपरोक्त सभी सही है। तो अब हम लोग देखेंगे फेबियनवाद के प्रश्नों को। फेबियनवाद देखते हैं। फेबियनवाद एक प्रकार का समाजवाद है। फेबियनवाद किसका एक रूप है? साम्यवाद का, व्यक्तिवाद का, उदारवाद का या समाजवाद का? तो फेबियनवाद एक प्रकार से समाजवाद का रूप है। फेबियनवादी समाजवाद की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना फ्रांस में, भारत में, इटली में कि इंग्लैंड में? तो इसकी स्थापना इंग्लैंड में हुई। फेबियनवाद का जनक कौन है? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन काल्पनिक समाजवाद के जनक हैं। चार्ल्स फोरियो भी समाजवाद के ही, चार्ल्स फोरियो, रॉबर्ट ओवन ये समाजवाद के जनक हैं, लेकिन ये काल्पनिक समाजवाद के जनक हैं। और फेबियन समाजवाद के जनक कौन है? टॉमस डेविडसन। अगला है बीट्रिस बेब, भी फेबियन समाजवादी हैं लेकिन जनक नहीं है। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में ब्रिटेन में हुई थी। फेबियनवाद का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो फेबियस कंकटेरर के नाम पर इसका नामकरण किया गया। कंकटेरर का सिद्धांत क्या था? अनुशासन, दुश्मन की प्रतीक्षा कर समय आने पर हमला, दुश्मन को प्रहार का अवसर देना, इनमें से कोई नहीं। फेबियन समाजवादी कहते हैं कि दुश्मन का इंतजार करो, सहन करो, जब समय आए तो एकाएक पूरी ताकत के साथ हमला करो। ये फेबियन समाजवाद कहता है। फेबियनवाद किस रीति से समाजवाद पाना चाहते हैं? केवल वैध उपायों के साथ। फेबियनवाद कहते हैं समय का इंतजार करो और समय आने पर बिल्कुल चूको मत, एकाएक लग जाओ, लेकिन गलत तरीके से नहीं, बिल्कुल सही तरीके से। फेबियनवाद परिचायक है औद्योगिक सुधार का, क्रांति का, क्रमिक सुधार का, धार्मिक संगठन का। तो क्या कहता है? इंतजार की बात करता है, यानी क्रमिक सुधार की बात करता है। ये क्रमिकता की अनिवार्यता का सिद्धांत किसने दिया? तो सिडनी बेब ने दिया। सिडनी बेब और बीट्रिस बेब दोनों फेबियन समाजवादी हैं। फेबियनवाद किस तथ्य पर आधारित है? सामाजिक सुधार, समाज वस्तुओं के मूल्य का नियामक, जनमत संग्रह, उनमें से कोई नहीं। सही आंसर है कि समाज वस्तुओं के मूल्य का नियामक है। नेक्स्ट है फेबियनवाद किसकी स्वतंत्रता में विश्वास करता है? किसकी स्वतंत्रता? नारी की, अमीरों की, गरीबों की, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। मानवीय सफलता में नारी का योगदान पुरुष के बराबर है, ऐसा किसने कहा? तो बीट्रिस बेब ने कहा। बीट्रिस बेब, सिडनी बेब, ये दोनों क्या हैं? दोनों फेबियन समाजवादी हैं। चार्ल्स फोरियो, रॉबर्ट ओवन ये काल्पनिक समाजवादी हैं। जो प्रूधो है, प्रूधो एक कथन बहुत फेमस है। प्रूधो कहता है संपत्ति चोरी है। ये बहुत बार पूछा गया है अभी तक का प्रश्न। फेबियस कहाँ का सेनापति था? इटली का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, रोम का? सही आंसर है रोम का सेनापति था। रोम किसकी राजधानी है? इटली की। फेबियनवाद के अनुसार राज्य क्या है? तो सकारात्मक अच्छाई है, राज्य होना अनिवार्य है। फेबियन समाजवाद का परोक्ष रूप क्या है? तो लोकतांत्रिक शासन है। क्या है? लोकतांत्रिक शासन। निम्न में से कौन फेबियनवादी नहीं है? अब देखो, भारत में एनी बेसेंट, हेराल्ड जे लास्की, सिडनी ओलिवर, बीट्रिस बेब और CEM जोड। सही आंसर है CEM जोड जो हैं ये फेबियनवादी नहीं है, बाकी सब फेबियनवादी हैं। अपने यहाँ की एनी बेसेंट जी भी एक फेबियनवादी समाजवादी विचारक थी। फिर और जवाहरलाल नेहरू भी फेबियनवाद से प्रभावित थे, और जिन्ना भी फेबियनवाद से प्रभावित थे उसका कारण था एनी बेसेंट के वजह से। फेबियन एसेज का संपादक कौन था? प्रूधो, कैम्पबेल, वेल्स, बर्नार्ड शॉ। सही आंसर है बर्नार्ड शॉ फेबियन एसेज के प्रतिपादक थे। फेबियनवाद ने मार्क्सवाद के किस सिद्धांत को अस्वीकार किया? वर्ग संघर्ष, आर्थिक नियतिवाद, क्रांति, उपयुक्त सभी। फेबियनवादी समाज ने इन सभी को अस्वीकार कर दिया। राज्य के संदर्भ में फेबियनवाद का क्या विचार है? राज्य लुप्त हो जाएगा, कौन कहता है? मार्क्सवादी कहते हैं। राज्य बना रहेगा, समाजवादी और फेबियनवादी दोनों कहते हैं। राज्य का आंशिक अस्तित्व रह जाएगा,
क्या कहते हैं, समाजवाद जब अंतिम चरण में होगा, साम्यवादी कहते हैं कि समाजवाद की दशा में राज्य थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन जैसे साम्यवाद आएगा राज्य खत्म हो जाएगा। तो फेबियनवादी क्या कहे, राज्य बना रहेगा। फेबियनवाद को किसने अवसरवादी कहा है, स्केल्टन ने इसको अवसरवादी सिद्धांत कहा है। फेबियन समाज समाजवादी संगठन का सबसे कम स्पष्ट सिद्धांत है, इसमें केवल धूर्तता है। फेबियनवाद की ऐसी आलोचना किसने की, लास्की, बार्क, मैकाले की बार्कर। तो बार्कर ने कहा है, बार्कर ने इसकी आलोचना कहा कि यह केवल धूर्तता है। समाजवाद आदर्शवाद व साधन दोनों है, किसने कहा, लिकाक, स्टालिन, लास्की, प्लेटो। तो इसको कहा लास्की ने। यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, यूटोपिया अकाल्पनिक, यथार्थ से परे, कहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं। यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ कल्पना लोक, तो कहीं नहीं, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ होता है काल्पनिक या कल्पना लोक। यूटोपिया एक पुस्तक है टॉमस मूर की। आधुनिक यूटोपिया का संबंध किससे है, तो प्लेटो से, H.G. वेल्स से, रॉबर्ट ओवन से, किससे है, तो ये है H.G. वेल्स से। और प्लेटो कौन है, प्लेटो से संबंधित हमारा एक वीडियो इसमें पड़ा है, आप लोग जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है। रॉबर्ट ओवन के बारे में मैं बताया कि ये समाजवाद के जनक माने जाते हैं। अगला है बुकिंग बैकवर्ड का संबंध है, बेलमी से, अल्बर्ट ब्रिस्बेन से, विलोबी से, चार्ल्स डेना से। सही आंसर है विलेमी से। अगला है फेबियनवाद राज्य को क्या मानते हैं, राज्य को क्या मानते हैं, जनता का ट्रस्टी, समुदाय का संरक्षक, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त दोनों। तो राज्य को मानते हैं जनता का ट्रस्टी है और समुदाय का संरक्षक, यानी उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है फेबियन समाजवादियों का क्या उद्देश्य था, वर्ग विभाजन, आदर्श राज्य की स्थापना, इंग्लैंड में समाजवाद लाना, स्वतंत्रता की स्थापना। तो इनका उद्देश्य था इंग्लैंड में समाजवाद की स्थापना की जाए, क्योंकि इंग्लैंड में राजतंत्र था। फेबियनों ने आनंददायक सुकुमारता त्यागना पसंद किया तथा संसदीय विधि पर आश्रित सुधार का समर्थन किया। उक्त विचार किसने दिया, तो इसको दिया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। नेक्स्ट है बर्नार्ड शॉ ने फेबियन समाज का घोषणा पत्र कब तैयार किया, तो 1884 में। इसकी स्थापना कहाँ हुई, ब्रिटेन में। फेबियन समाज के कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु स्वयं मजदूर दल कटिबद्ध है, यह कथन किसका है, वेबर, लास्की, कोकर, वार्कर। यह कथन है कोकर का। फेबियन का उद्देश्य क्या है, समाज का विभाजन, विधि का शासन, समाज का पुनर्निर्माण, उपर्युक्त सभी। तो फेबियन का उद्देश्य है समाज का पुनर्निर्माण किया जाए, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो गलत चीज़ें, उनको हटाकर नई चीज़ें डाली जाए। फेबियन की आस्था है पूंजीवाद के समर्थन में, पूंजीवाद के विरोध में, वर्ग विशेष पर आधिपत्य में, क्रांति मार्ग के समर्थन में। तो पता होना चाहिए ये पूंजीवाद का विरोध करता है और समाजवाद लाने की बात करता है। तो समाजवाद और पूंजीवाद हमेशा एक दूसरे के विरोधी ही रहे हैं। फेबियनवाद का क्या प्रभाव रहा, लेबर पार्टी की जड़ें मजबूत हुई, समाज का पुनर्निर्माण हुआ, जनसाधारण लाभान्वित हुआ, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हुआ। फेबियनवाद किसका विरोधी है, मैंने क्या बताया, पूंजीवाद का विरोधी है, क्रांति का भी विरोधी है, तानाशाही का विरोधी, यानी उपर्युक्त सभी। ये क्या कहता है, परिवर्तन क्रमिक होना चाहिए, क्रांति त्वरित परिवर्तन चाह रहा है। पूंजीवाद समाज को दरकिनार करके प्रतियोगिता की बात करता है, तानाशाही तो बिल्कुल मान्यता ही नहीं देता फेबियनवाद। अगला है ब्रिटिश बुद्धिजीवियों के संगठन फेबियन सोसाइटी ने किससे प्रेरणा ग्रहण की, हेनरी जॉर्ज से, डेविड रिकार्डो से, जॉन स्टुअर्ट मिल से, उपर्युक्त सभी। तो इन्होंने सबसे प्रेरणा ग्रहण की। उत्पादन के साधनों के संबंध में फेबियनवाद का क्या सिद्धांत है, तो उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण हो, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक दायित्व हो, उत्पादन के साधन राज्य के अधीन हो, उनमें से कोई नहीं। देखिए फेबियन समाजवाद क्या कहता है कि समाजवाद व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको पारितोषिक दे, यानी जितना जो काम करे उस काम के हिसाब से उस व्यक्ति को पारितोषिक मिले, ये कहता है समाजवाद। तो उत्पादन के साधनों पर इसकी विचारधारा है कि सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए। अगला है निम्न में से किसने निजी संपत्ति की घोर निंदा की है,
निजी संपत्ति की। तो सही आंसर है रॉबर्ट ओवन ने निजी संपत्ति की घोर निंदा की है, क्योंकि रॉबर्ट ओवन समाजवादी हैं और संपत्ति को वो सरकार के अधीन मानते हैं, शासन के अधीन मानते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।